Hello everyone, good afternoon. So today I'm going to talk about a very rare and important topic known as Duchenne's muscular dystrophy, commonly known as DMD in short form. So this is a genetic disorder that can cause progressive weakening of the muscles of the skeletal muscles of the body and the cardiac muscles, and cause weakness and degeneration. Now, what are the causes or the cause for this genetic disorder? Now, the cause is the variation in the gene known as the LTBP4 gene, and the regulatory region of the gene, that is the SPP1, which is known to influence the age of the loss of ambulation and decay in the muscle strength. यानी कि पेशेंट के अंदर ये जीन जो है LTBP4, ये ग्रेजुअली डिसऑर्गेनाइज्ड और इरेगुलेशन हो जाती है इस जीन की, जिसके कारण एक एंजाइम जो मसल्स प्रोड्यूस करते हैं that is not able to produced, and then due to that lack of enzyme or the protein, the muscles they start disintegrating, या वो टूटने लग जाती हैं या उनकी disintegration स्टार्ट हो जाती है और वो प्रोग्रेसिव होती है, जो पूरी बॉडी को ग्रेजुअली सारी बॉडी के मसल्स को इन्वॉल्व कर लेती है. नाउ इसके अंदर जो सिम्टम्स यूजुअली देखे जाते हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम द एज द चाइल्ड इज़ बोर्न अप टू द एडोलेसेंट एज, और यूजुअली इसकी जो एज लिमिट रहती है पेशेंट्स की, एडोलेसेंट तक ही पेशेंट सर्वाइव कर पाते हैं इस कंडीशन में. तो इसके अंदर पहला जो सिम्टम यूजुअली ऑब्जर्व किया जाता है टॉडलर्स में वो होता है एनलार्जमेंट ऑफ द काफ मसल्स ऑफ योर लेग्स, जिसे हम सूडो हाइपरट्रोफी भी कहते हैं या एनलार्जमेंट कहते हैं. दैट इज़ अ फॉल्स एनलार्जमेंट बिकॉज दैट मसल टिश्यू इज़ एबनॉर्मल एंड ड्यू टू दैट एनलार्जमेंट इज सीन. ये थाइस में भी देखी जा सकती है और लेग्स की काफ मसल्स में भी ऑब्जर्व की जा सकती है प्रॉब्लम. देन अगर प्री स्कूलर्स में पेशेंट्स जो होते हैं उनमें अगर ये कंडीशन डेवलप होती है तो चिल्ड्रन में यूजुअली क्लमसी मूवमेंट्स देखी जाती हैं. वो अक्सर गिरते रहते हैं खेलते वक्त और उनके साथ उनको मुश्किल होती है या स्टैंडिंग के लिए, क्लाइंबिंग स्टेयर्स के लिए, या गेटिंग अप फ्रॉम द फ्लोर या रनिंग के लिए. अगर स्कूल एज पे देखे जाए तो चाइल्ड में हैव डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग ऑन द टोज, और ये यूजुअली वॉक ऑन द टोज, या वो वॉक करते हैं विद द बॉल ऑफ द फीट, और उसकी स्लाइटली वॉडलिंग गेट होती है. दैट इज दे स्टिक आउट देयर बैलीज एंड देयर शोल्डर्स दे आर पुल्ड बैक, एंड दे ऑल्सो मे हैव डिफिकल्टी इन रेजिंग देयर आर्म्स. सो after this, like by the time the child is about 12 years of age, the child may have to use a wheelchair gradually, and in the teenage the activities that involve like the arms, the legs, trunk or others, they may require support or assistance to even do their regular activities. अब अगर हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स देखें तो जो अर्ली साइंस देखे जाते हैं डीएमडी के, उसमें बेसिकली पेशेंट को स्टिफनेस और पेन रहता है मसल्स में. उनकी साइज़ काफ मसल्स की इंक्रीज़ हो जाती है. मस्कुलर वीकनेस हो जाती है पेशेंट में, लाइक आर्म्स की, अपर लेग्स की, नेक की और स्पाइन की और पेल्विक रीजन की. Then usually जो patients हैं they start walking on their toes or they have a waddling diet, and they may have difficulty in sitting या standing में. उन कुछ पेशेंट्स में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ डेवलप हो जाती हैं, बिहेवियर डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं. दे हैव डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, उनकी स्पीच यूजुअली स्लो रहती है, और दे मे हैव डिफ़िकल्टी इन क्लाइंबिंग, जंपिंग और रनिंग. Then they may easily fall or they have frequent falls, and they also have bone thinning. So these are the early signs of the DMD. अब जैसे जैसे पेशेंट की डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती है दे डेवलप मोर सीवियर सिम्टम्स, जिसके अंदर की पेशेंट को प्रोग्रेसिव वीकनेस डेवलप हो जाती है एंड लॉस हो जाता है स्केलेटल एंड हार्ट मसल्स का. सेकेंडली पेशेंट्स में इनएबिलिटी होती है मूव करने की ड्यू टू देयर वीक टेंडन्स एंड मसल्स.
देन दे हैव रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट्स, उनको स्वॉल्विंग में डिफ़िकल्टी आने लग जाती है, दे कांट स्वॉलो देयर फूड, दैट इज़ नोन एज डिस्फेजिया। रेस्पिरेशन में उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं क्योंकि जो मसल्स हैं चेस्ट की दे आर नॉट एबल टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली। देन स्पाइन में उनको स्कोलियोसिस डेवलप हो जाता है विच इज़ नोन एज कर्व्ड स्पाइन, दैट मीन्स दे आर यूजुअली बेंड फॉरवर्ड। In the next they have cardiomyopathy or other heart issues due to the lack of dystrophin, and that causes excessive scarring of the heart muscles. Then they have difficulty in cognitive difficulties or abnormalities and intellectual impairment also. अगर रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ हैं दे कैन एडवांस इनटू obstructed airways or pneumonia or constrictions of the respiratory tract. And in the joints, their joints they usually get bent and they are not able to straighten them out. Even on trying to straighten them out, they are not able to do that. Now these were the signs and symptoms both early and advanced of the DMD. Now let's see how we can diagnose this condition. Now in the diagnosis, usually a blood test is done, which is also known as the creatine phosphokinase test, in which this enzyme is seen increased in the blood. Patient's biopsy can be done of the muscles to see the disintegration of the muscle tissue and the ligaments or the tendons. Then EKG can be done to confirm the diagnosis. Then we have to take the proper family history of the patient to see if the genetic disorder has been in the family before. Also we have to study the symptoms, and the physical examination of the patient has to be done to confirm the diagnosis. Now in the general management, since it is a very severe and progressive genetic disorder, so the management has to be a multidisciplinary approach towards management. That means we have to coordinate the multiple assessments of the patient, and intervention is done to maximize the function and the quality of life of the patient. So इसमें सबसे पहले we can provide like braces or standing forms or frames or wheelchairs for the patients. ब्रेसेस जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली ऑर्थोसिस ब्रेसेस होते हैं जो सपोर्ट करते हैं पेशेंट के एंकल और फुट को, और वो एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू द नीज। देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पेशेंट हर रोज़ कुछ घंटे के लिए खड़ा रहे so as to minimize their weight bearing, and also to promote better circulation in the body and to make the bones and the spine to straighten out. Then thirdly, the patient may use a walker or a frame to assist while walking. Then fourthly, as muscles they deteriorate in this disease, so fixation of the joints occur, which is known as contractures. अगर कॉन्ट्रैक्चर्स ट्रीट नहीं किए जाते हैं दैन वो फिक्सेशन परमानेंट हो जाती है, एंड दैट कैन सीवियरली अफेक्ट द डेली लाइफ ऑफ द पेशेंट, जैसे कि उनको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, उनकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, दे अफेक्ट द नीज, द बोन्स, एल्बोज एंड द जॉइंट्स. Then the range of motion exercises can delay the contractures by keeping the tendons from shortening prematurely. देन लो कैलोरी डाइट होती है पेशेंट में, वो जो कि रिकमेंड की जाती है, एज द ओबेसिटी कैन पुट ग्रेटर स्ट्रेस ऑन द ऑलरेडी वीकेंड मसल्स, द हार्ट एंड द स्केलेटल मसल्स. ऑल्सो पेशेंट्स चिल्ड्रन में कॉन्स्टिपेशन बहुत सीवियरली हो जाती है इन पेशेंट्स में, क्योंकि उनकी एब्डोमिनल मसल्स दे आर वीक, एंड बिकॉज ऑफ द immobility also the diet is restricted, so due to that they need high fiber diet and fresh fruits and vegetable and proper intake of water to prevent this constipation. Then अगर उनको difficulty होती है swallowing food के लिए, then in those cases patients को gastrostomy tubes are usually required, especially अगर उनको weight loss हो रहा है, dehydration है, malnutrition है अगर patient को,
तो इन केसेस में इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ दैट गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब टू प्रिवेंट दैट फर्दर मसल वेस्टिंग एंड डिटीरिएशन. देन ऑल्सो अगर पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है या किडनी डिसऑर्डर्स आप में हैं ड्यू टू द मसल प्रॉब्लम, देन दे नीड अ लो सोडियम डाइट. They should also be recommended to do either swimming exercises or water exercises as a good way to keep their muscles healthy and toned. Now, if we speak about the homeopathic management, then in homeopathic management, since it is a genetic disorder, we cannot completely cure DMD. However, the symptomatology of the patient कि उनको क्या symptoms आ रहे हैं उसके करके, क्योंकि ये completely whole body को involve करता है disorder, तो उसके symptoms के according या अगर हम उनके मदर की प्रेगनेंसी के टाइम जो हिस्ट्री रही है या फिर पेशेंट जब बॉर्न हुआ है तो उस टाइम उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, इफ़ वी टेक द कंप्लीट केस ऑफ द पेशेंट and if we can find some psychological issue during pregnancy in the mother, or if the patient has some severe shock or fear or any other such traumatic experience during birth or after birth, then in those cases we can provide the medicines depending upon the symptoms as well as the cause. Also, they can also help in delaying the symptoms of the progression of the DMT, like in cases of muscular or skeletal weakness, medicines that can increase the calcium and the vitamin D content of the body by use of homeopathic medicines can be very useful. They can be managed for dysphagia and for standing purposes, like to increase the muscular strength if the patient's involuntary muscles are not in control, or if they have problem in the voluntary muscles, then those can be managed using the proper symptoms and signs and what the symptoms the patient is having. अगर stiffness patient में ज़्यादा है, patient के अंदर या contractures ज़्यादा severely affected हैं, तो उन cases के अंदर medicines like causticum, silicea, calcarea phos and many other can be used depending upon what experience the patient is having or what symptoms they are suffering from. So this was an topic on Duchenne's muscular dystrophy, and in case you found it informative, please like and subscribe to our channel and have a great day. Thank you.